तो सबसे पहले विषाणु का परिचय और इतिहास करते हैं, विषाणु होता क्या है और इसका इतिहास क्या है। ठीक, तो विषाणु की परिभाषा है, विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय यानी एसिडुअल अनिवार्य परजीवी ओब्लिगेट पैरासिटिक जीव होता है। ठीक, विषाणु क्या होता है, विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय यानी एसिडुअल अनिवार्य परजीवी यानी ओब्लिगेट पैरासिटिक जीव होता है। ठीक, उसके बाद जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करने पर ही क्या होता है, सक्रिय होकर प्रजनन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषाणु वह अति सूक्ष्म अकोशिकीय अनिवार्य परजीवी जीव होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके और सक्रिय होकर क्या करता है, अपनी प्रजनन करता है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो रहता है इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे बेंजी, ठीक, और दूसरे वैज्ञानिक थे स्टेनली। तो चलिए देखते हैं इन दोनों वैज्ञानिक की वायरस में क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले 1898 में पहले वैज्ञानिक बेंजिक ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तंबाकू की पत्तियों की बीमारी, इसकी बीमारी तंबाकू की पत्तियों की बीमारी मोजाइक डिसीज पर अध्ययन कर बताया कि इसका कारण कॉन्टैग्नोविरम फ्लूडम यानी संक्रमक जीवित तरल है। यही आगे चलकर वायरस नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो वैज्ञानिक पहले हुआ 1898 में बेंजिक ने इन्होंने तंबाकू की पत्तियों की बीमारी में अध्ययन कर बताया कि इसका कारण क्या होता है, संक्रमक जीवित तरल होता है। ठीक, कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, बेंजिक ने। तो आपको एग्जाम में सीधे से इसे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि संक्रमण जीवित तरल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, तो चलते हैं दूसरे वैज्ञानिक तरफ। दूसरे वैज्ञानिक थे स्टेनली। इन्होंने क्या किया था, 1935 में इन्होंने सबसे पहले इसको तंबाकू मोजाइक विषाणु यानी टीएमवी को क्या किया था, क्रिस्टलीकृत किया था, मतलब उसको तोड़ा था और सिद्ध किया कि यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। तो हम कह सकते हैं स्टेनली ही वह वैज्ञानिक है जिन्होंने टीएमवी को तोड़कर यह पता लगाया कि वह किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। इसके बाद यह सिद्ध हुआ कि विषाणु एक निर्जीव व जीवित कोशिकाओं के बीच का क्या होता है, स्वरूप होता है। ठीक, इन दोनों से निष्कर्ष यह निकला कि विषाणु एक निर्जीव व जीवित कोशिकाओं के बीच का क्या होता है, स्वरूप होता है। क्लियर हुआ। ठीक, देखिए हम इसमें हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। यदि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज चैनल कमेंट कर दीजिए कि हम आपको बाद में उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, तो देखते हैं अगले पॉइंट को, विषाणु की प्राकृतिक सजीव बनाम निर्जीव। ठीक, इसका मतलब है कि हम चलिए देखते हैं कि विषाणु की प्रकृति मतलब सजीव में उसका नेचर क्या होता है और निर्जीव में उसका प्रकृति मतलब नेचर क्या होता है, वो कैसे बिहेवियर करेक्टर्स करता है। तो समझ लेते हैं, विषाणु एक रसमय जीव है, यह न तो पूर्णतः जीवित है और न ही पूर्णतः निर्जीव, इसे मध्यवर्ती स्वरूप का माना जाता है। किसके बीच का मध्य स्वरूप माना जाता है, हमने पीछे पढ़ा था, लिविंग मतलब जीवित एंड नॉन लिविंग मतलब निर्जीव के बीच का क्या माना जाता है, मध्यवर्ती स्वरूप माना जाता है। अब देखते हैं निर्जीव प्रकृति के लक्षण, मतलब कि निर्जीव में उसका लक्षण मतलब करेक्टर क्या होता है और जीवित प्रकृति मतलब जीवित में उसका करेक्टर कैसा होता है। इसमें पहला पॉइंट है अकोशिकीय संरचना। पहला पॉइंट अकोशिकीय संरचना। इसमें क्या है, इनमें कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी क्रिस्टलीकरण क्षमता। स्टेनली ने 1935 में क्रिस्टलीकृत किया कर दिखाया कि यह ठोस रूप ले सकता है। तो स्टेनली ने क्रिस्टलीकृत कर दिखाया कि यह क्या होता है, ठोस होता है। कौन होता है, यह भी ठोस होता है। ठीक, चयापचय की अनुपस्थिति। तीसरा पॉइंट है चयापचय की अनुपस्थिति, नो मेटाबॉलिज्म, स्वतंत्र रूप से कोई चयापचय क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है कोशिका से बाहर निष्क्रिय, मतलब कोशिका से बाहर मतलब जब कोई जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता तब कैसे व्यवहार होता है। जीवित कोशिका के बाहर यह केवल किस कण में रहते हैं, अपने संक्रमण कण में रहते हैं। ठीक, मात्र होते हैं। पांचवा टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, एंजाइम व ऊर्जा का अभाव, अपने एटीपी का उत्पादन नहीं कर सकते हैं।
अपने एटीपी का उत्पादन नहीं कर सकते या खुद से ऊर्जा या एंजाइम नहीं बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो होता है जीवित प्रकृति के लक्षण कैसा कैरेक्टर बिहेवियर समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, तो टीएमडी में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इससे देखिए इसमें इनमें दो आनुवंशिक न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें से डीएनए आरएनए से केवल एक ही पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी क्या है? प्रजनन की क्षमता, जीवित कोशिका में प्रवेश कर संख्या को बढ़ाते हैं। तीसरी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन और विकास एवोल्यूशन होता है। जीवित कोशिका में क्या करते हैं वो अपना मतलब प्रजनन भी करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है उसमें है, और ये म्यूटेशन भी करते हैं। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या है? संक्रमणता, मतलब कि रोग कैसे फैलाते हैं, जीवित जीवों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। पांचवा विशिष्ट कैरेक्टर, मतलब स्पेशलिटी क्या होती है? हर विषाणु विशेष प्रकार की कोशिका को ही संक्रमित करता है। इसका मतलब होता है कि जो विषाणु ये नहीं कि सारी कोशिकाओं को मतलब डैमेज कर सकता है, ऐसे बोल सकता है, नहीं। जो विषाणु होगा वो एक अलग स्पेसिफिक कोशिका के लिए ही बना होता है। जैसे कि मान लीजिए एचआईवी चाहे तो आपका हाथ तो नहीं कर सकता है, आंख तो नहीं कर सकता है, वो किसी को करेगा? टी लिम्फोसाइट को करेगा। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि हर विषाणु विशेष प्रकार की कोशिका को ही संक्रमित कर सकता है। क्लियर? आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? विषाणु का उद्भव प्रमुख परिकल्पना, मतलब ओरिजिन आपात, मतलब ओरिजिन आपात मतलब कि उद्भव कैसे हुआ, विषाणु की परिकल्पना क्या है? विषाणु की उत्पत्ति अभी भी विवादित है। क्या है? विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि यह न तो पूर्णतः निर्जीव है न पूर्णतः सजीव है, इसलिए वह विवादित है। न तो स्वतंत्र कोशिका है और न ही साधारण अणु है। ठीक, अभी इसमें तीन परिकल्पना, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो जो पहली परिकल्पना है उत्परजीवी परिकल्पना, क्या होता है? रिग्रेसिव हाइपोथेसिस। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार विषाणु प्रारंभ में स्वतंत्र जीव थे। जो उत्परजीवी परिकल्पना है इसके अनुसार क्या आता है? जो जीवाणु थे प्रारंभ में क्या थे? स्वतंत्र जीव थे। धीरे धीरे परजीव जीवन अपनाने लगे। जो पहले क्या थे? विषाणु प्रारंभ में स्वतंत्र जीव थे, धीरे धीरे क्या अपनाने लगे? परजीवी जीवन अपनाने लगे। ठीक, इन्होंने अपनी अधिकांश चयापचय मशीनरी खो दी और अब केवल अनिवार्य परजीवी बनकर रह गए। अर्थात हम कह सकते हैं परजीवी परिकल्पना के अनुसार कि विषाणु सबसे पहले स्वतंत्र जीव थे, वह धीरे धीरे क्या अपनाने लगे? परजीवी परिकल्पना, मतलब परजीवी व्यवहार अपनाने लगे। इससे वह अधिकांश अपने चयापचय मशीनरी को क्या किए? खो दी। ठीक, इस प्रकार वह अब क्या बनकर रह गए हैं? एक ओब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब अनिवार्य परजीवी बनकर रह गए। क्लियर? दूसरे पार्ट देखते हैं कोशिका अवशेष परिकल्पना, सेलुलर फ्रेगमेंटेन हाइपोथेसिस। ठीक, तो इसके अनुसार क्या होता है? विषाणु वास्तव में कोशिका के छोटे छोटे आनुवंशिक अवशेष जैसे प्लाज्मिड ट्रांसपोजोन से उत्पन्न हुए हैं। तो ठीक, ये क्या कहता है? यह परिकल्पना क्या कहती है कि विषाणु वास्तव में कोशिका के छोटे छोटे आनुवंशिक अवशेष जैसे किससे बने होते हैं? प्लाज्मिड ट्रांसपोजोन से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, ये टुकड़े स्वतंत्र होकर संक्रमण रूप में बदल गए। ठीक, तो ये जो दूसरी परिकल्पना है यह क्या कहते हैं कि मतलब विषाणु जो वास्तव में क्या थे? कोशिका के छोटे छोटे आनुवंशिक पदार्थ थे। ठीक, जैसे कि प्लाज्मिड ट्रांसपोज से क्या होते उत्पन्न हुए, ये टुकड़े स्वतंत्र होकर क्या हो गए? एक अपना नया स्वरूप पेश दुनिया बना लिया, जिसका नाम है संक्रमण कर बना लिया, रूप में बदल गए। अब तीसरा देख लेते हैं सहविकास परिकल्पना को एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। इसके अनुसार क्या होता है? विषाणु जीवन के प्रारंभ काल से ही स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में थे। कोशिकाओं और विषाणुओं ने समांतर रूप से विकास किया। तो तीसरी परिकल्पना क्या कहती है? सहविकास परिकल्पना। यह परिकल्पना कहती है कि विषाणु जीवन के प्रारंभ काल से ही क्या थे? स्वतंत्र इकाई थे के रूप में अस्तित्व में थे। कोशिकाओं और विषाणुओं के समांतर रूप में क्या किए? दोनों लोग, मतलब जो कोशिकाएं हैं और जो विषाणु है, दोनों समांतर एक साथ क्या की? वृद्धि की, मतलब विकास की। क्लियर है? अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, विषाणु का संचार मतलब भाग 2, मतलब कि इसमें दो भाग हैं। तो हम पहले भाग से देखते हैं विषाणु का संचार, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ठीक, तो विषाणु स्वयं चल नहीं सकता, ये निष्क्रिय रूप से विभिन्न माध्यमों द्वारा क्या करता है, फैलता है। जो विषाणु स्वयं चल नहीं सकता, जैसे हम स्वयं चल सकते हैं, विषाणु ऐसे नहीं चलता है। विषाणु किसी न किसी माध्यम से मतलब फैलता है शरीर में। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो पहला माध्यम होता है संचार होता है पहला प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और जो दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष संचार मतलब इनडायरेक्ट इंटरमिशन ट्रांसमिशन। ठीक, तो पहले देखते हैं। तो पहले डायरेक्ट संचार में कैसे होता है, संक्रमित जीव से सीधे स्वस्थ जीव में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला वह संक्रमित जो संक्रमित व्यक्ति है उस जीव से, जो संक्रमित जीव कोई भी चीज जीव संक्रमित वायरस से संक्रमित है उससे किसी दूसरे में संपर्क द्वारा फैलता है। ठीक, क्लियर। स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा क्या फैलता है, उसके अंदर देखिए स्पर्श द्वारा क्या फैलता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। ठीक, जो संपर्क द्वारा कौन से वायरस फैलता है, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक, और दूसरा लैंगिक तो संपर्क, मतलब कि लैंगिक मतलब कि क्या कहते हैं, संलग्नता से, मतलब कि लैंगिक मतलब सेक्सुअल से क्या क्या होता है, HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक, लार बूंदों द्वारा मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ, मतलब कि बूंद के द्वारा, लार के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, आपको मिसलेस, मम्प्स एंड कोविड-19। कोविड-19 तो आप जानते हैं जो कि पूरा भारत को रोक दिया था, मतलब पूरे विश्व को ही महामारी से संक्रमित कर दिया था। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष संचरण से कैसे फैलता है। इसमें पहला है संक्रमण किसी वाहक या माध्यम के द्वारा फैलता है। वाहक मतलब कि जो कोई ले जाने वाला होता है, जो वेक्टर से कहता है उसे वाहक कहा जाता है। वाहक या माध्यम से द्वारा फैलता है। तो वायु ही मतलब क्या, एयर के द्वारा कौन से विषाणु फैलता है, यहाँ दिखाया गया है छींकने खांसने से हवा में छोटे छोटे कण मतलब ड्रॉपलेट्स फैलना। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा होता है, SARS-CoV-2 होता है। जल एवं भोजन के द्वारा वाटर एंड फूड बोर्न, दूषित पानी भोजन से क्या कौन सी वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए, पोलियो वायरस। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हम इसमें एक एक टॉपिक मतलब एक एक पॉइंट को कवर किया कि आपका कुछ भी वार चैप्टर से छूटे ना। ठीक, विषाणुओं का संचरण भाग 2। इसमें क्या होता है, वाहक जनित रोग, वेक्टर बोर्न, मतलब कि वेक्टर मतलब वाहक से कौन से रोग होते हैं, वहां पर दिखाया गया कीट या जीव वायरस को एक दूसरे में पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं, कीट। कीट के द्वारा कौन कौन से वायरस फैलते हैं, दिखाया गया उदाहरण से डेंगू। डेंगू से क्या होता है, एड्स, एग्रिपिटी मच्छर, येलो फीवर, जिंका वायरस। ठीक, जिंका वायरस कैसा होता है, आपका कीट या जीव से फैलता है। दूसरा फोमाइटस द्वारा कौन सा रोग होता है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं जैसे कपड़े, तौलिया, खिलौना आदि, जैसे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस किससे होता है, तब में संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त मतलब उपयोगी वस्तु और जैसे कपड़े, तौलिया, खिलौना आदि से क्या होता है, कौन सा वायरस फैलता है, पॉक्स वायरस फैलता है। अब ऊर्ध्वाधर संचार, अगला पॉइंट, मां से भ्रूण या शिशु तक प्लेसेंटा या स्तनपान के समय कौन सा रोग होता है, HIV, रूबेला, हेपेटाइटिस बी होता है। पॉइंट, पौधे में संचरण प्लेनेट ट्रांसमिशन क्या होता है, यांत्रिक चोट द्वारा। ठीक, पौधों में कैसे संक्रमण फैलता है, ये तो हमने देख लिया कि व्यक्ति में जीव में कैसे फैलता है, आप पौधे में देख लेते हैं कैसे फैलता है। यहाँ हमने कहा यांत्रिक चोट द्वारा, मतलब कि जो पौधे में यांत्रिक घाव होता है, कहीं भी मार देंगे तो वहां पर गड्ढा बन जाता है, उसके द्वारा क्या सकता है। पत्तियों तनों पर लगी चोट से जैसे TMB, कीटवाहक जैसे एफिड, लीफ हॉपर। ठीक, कौन सा रोग होता है, पोटैटो लीफ रोल वायरस। बीज परागण द्वारा कौन सा रोग होता है, सीड्स पोलन ट्रांसमिशन। सातवां प्रयोगशाला चिकित्सीय, जैसे प्रयोगशाला में कौन कौन किस माध्यम से हो सकता है, सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि से हो सकता है। कौन कौन बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस B, C एंड
HIV भी हो सकती है। तो आप इन सभी को फर्दर ध्यान रख सकते हैं। अब यह जो बातें हैं ये आपको व्यक्तिगत जीवन में भी उपयोगी होती है, जिससे कि आप आने वाली अपने अंदर वायरस मतलब महामारी को बचा सकते हैं। ठीक, क्लियर? ले आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब हम अगले टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है टीएमबी। ठीक, अब इसकी इतिहास और आकार को देख लेते हैं। तो आप हमको बताइए कि जो सारे चीज समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बताइए, मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि मैं कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है। ठीक, और आप चैनल पर नए आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीटली तैयार हो सकता है। चलिए आज हम देखते हैं, अब हम देखते हैं तंबाकू मोजक विषाणु टीएमबी का इतिहास और आकार। तो टीएमबी का सबसे पहले किसने देखा? ठीक, तो मायर व वैज्ञानिक थे 1886 में तंबाकू की पत्तियों की बीमारी को पहचाना। टीएमबी की मतलब तंबाकू की पत्तियों की बीमारी को सबसे पहले किसने पहचाना? तो आप कहेंगे मायर ने। कब पहचाना? सन 1886 में। ठीक, दूसरे वैज्ञानिक थे लेवेनहॉस्की। ठीक, 1892 में सिद्ध किया कि ये जीवाणु से भी सूक्ष्म और फिल्टर से भी निकल सकते हैं। तो लेवेनहॉस्की ने क्या किया था? ये सिद्ध किया था कि जो वायरस होते हैं वो जीवाणु से भी छोटे होते हैं, जो किससे निकल गए थे? जो उनके फिल्टर पेपर से भी बाहर निकल गए थे। ठीक, और तीसरे वैज्ञानिक थे बेंजामिन। बेंजामिन तो आपको पता ही होगा बेंजामिन क्या कहता? कौन सा शब्द दिया था? बेंजामिन दिया था कॉन्टिग्युम वीवम फ्लूडम, कहा था संक्रमण जीवित तरल होते हैं। ये किसने कहा था? आप कहेंगे बेंजामिन ने कहा था। ठीक, और चौथे वैज्ञानिक थे स्टेनली। स्टेनली ने क्या कहा था? 1950 में क्या था? क्रिस्टलीकरण किया था और बताया था कि जो टीएमबी होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है और कौन कौन से अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक, क्लियर? अब इसकी आकार को देख लेते हैं। इसका आकार क्या होता है? शेप। इसका शेप क्या होता है? इसका शेप होता है 300 mm। ठीक, कितना होता है? 300 mm होता है। और किस प्रकार का होता है? डंडाकार होता है, रोड शेप्ड, कठोर व सीधा होता है। देख सकते हैं रॉड शेप्ड है कि नहीं? ठीक, सीधा डंडाकार। और फिर जो गोलाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई से होती है, कितनी होती है? 18 mm होती है। संरचना खोखली नलिका होती है, बीच में खाली होती है। देख सकते हैं यहाँ पर खाली कि नहीं? खाली है ना? तो इस प्रकार से टीएमबी की संरचना होती है। ठीक, आकार होती है। अब आगे देखते हैं। अब टीएमबी संरचनात्मक घटक एवं संक्रमण देखते हैं कि मतलब टीएमबी का संरचनात्मक संरचना क्या होती है या घटक क्या होता है और संक्रमण कैसे करता है, मतलब संक्रमण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन आवरण। प्रोटीन आवरण मतलब किससे बना होता है? कैप्सिड लगभग किससे बना होता है? 2130 समान प्रोटीन उप इकाइयों से बना होता है, यानी कैप्सुमियर से बना होता है। तो हम कह सकते हैं जो कैप्सिड है लगभग किसने उप इकाइयों से बना होता है? कैप्सुमियर से बना होता है। तो आप कहेंगे 2130 कैप्सुमियर से बना होता है, टीएमबी का कैप्सिड बना होता है। और दूसरा ये सर्पिल, यह व्यवस्थित रहती है किस किस रूप में व्यवस्थित होती है? सर्पिल होती है, जैसे हेलिकल अरेंजमेंट की तरह व्यवस्थित होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में इसका इमेज भी दिया गया है। यह आरएनए को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन आरएनए को सुरक्षा प्रदान करता है? कैप्सिड। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ, दूसरा आ जाएंगे आनुवंशिक पदार्थ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल। टीएमबी में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा, इससे भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछ दिया बताइए कि टीएमबी में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? डबल आरएनए या सिंगल आरएनए? तो आप कहेंगे सिंगल आरएनए पाया जाता है। ठीक, क्लियर? और इसकी लंबाई कितना होती है? लगभग इसकी लंबाई लगभग होती है 6400 न्यूक्लियोटाइड बेस होती है। कितनी होती है? 6400 न्यूक्लियोटाइड बेस होती है। आंतरिक नलिका, तीसरा पॉइंट आंतरिक नलिका, बीच में 4 एनएम चौड़ी खोखली नलिका होती है। कितनी एनएम की होती है? 4 एनएम। ठीक, संक्रमक चक्र देख लेते हैं। संक्रमित पौधों के रस, जो किसी किसी पौधे में रस निकलता है ना, जैसे हम किसी पौधों को छाल काटते हैं तो उसमें से पानी तरह निकलता है रस, उसी को क्या कहते हैं? पौधों रस कहते हैं। और वे से रस से प्रवेश करती है
होस्ट राइबोसोम का उपयोग प्रोटीन निर्माण। लक्षण क्या होता है इसका? मोजाइक जैसी हरे पत्ते पीले कैसे हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, ठीक है हो जाए। तो टीएमडी को पहचानना हो तो आपको क्या क्या उस पर क्या लक्षण दिखाई देगा, मतलब कैसा दिखाई देगा? तो पत्ती कैसे हो जाएगी, हरे और हरी पत्ती का पीले धब्बे हो जाएंगे, ठीक। अब इसकी इमेज देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इस प्रकार का ये है, ये क्या है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब सिंगल एक ही आरएनए होता है, ठीक। और ये सब क्या दिख रहा है, ये है आपका यहाँ पर कैप्सिड यानी कैप्सोमियर, ठीक। और ये बीच में जो होता है ना, ये पूरा खाली होता है मात्र, पूरा मतलब रोड लाइट से होता है, ठीक। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देखिए, हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम पिन कमेंट दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ असाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और हम यह चैप्टर पूरे इमेज के साथ ही पढ़ने वाले, जिससे कि हमें और आसानी से समझ सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो क्या आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, जिससे कि मैं इससे पहले कभी वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज। तो अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक। समझना है इसकी। तो बैक्टीरियोफेज नाम सुनते हैं आप किस समझ में आता है? बैक्टीरियोफेज हुआ होता है जो किसको संक्रमित करता है? सिर्फ बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है, ठीक। तो चलिए इसकी संचालित है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया प्लस फेज, बैक्टीरिया को खाने वाला, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफेज को कहते हैं। ये विषाणु केवल किसको प्रभावित करते हैं? आप कहेंगे जीवाणु करता है, ठीक। ये जो बैक्टीरियोफेज है किसी अदरवाइज को नहीं कर रहा, ओनली केवल इसको करेगा, जीवाणु करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली बैक्टीरिया को ही संक्रमित या खा सकता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इस वैज्ञानिक थे पॉन्ड 1915 में और डी हेयर 1917 में। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी? बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। तो बैक्टीरियोफेज होता है कैसा है, पहले इमेज देख सकते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज देखते हैं, ये वाला जो है इसका हिस्सा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ये है इसका हेड यानी सिर, ठीक। कैसा सिर होता है? बहुफलकीय होता है, मतलब लो से कैसा होता है? लो से हेड्रल होता है, लो से हेड्रल होता है, ठीक। देख सकते हैं बहुफलकीय है, देख सकते हैं ये हेड हो गया। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है, डीएस मतलब क्या होता है? डीएस मतलब हुआ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, लिख सकते हैं यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है? डबल डीएनए होता है, ठीक। सुरक्षित रहता है, किसमें रहता है? आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि बैक्टीरियोफेज में किस पार्ट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए सुरक्षित रहता है? तो आप कहेंगे सिर्फ हेड में, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं कॉलर। जैसे हमारा ये हेड हो गया, हमारा जो हेड हो गया, ठीक। और इसके बाद जो ये इतना है, इसको क्या कहते हैं? हम कॉलर कहते हैं, ठीक। वो कॉलर है, इसको कहते हैं गर्दन। अब बाकी जो शरीर है यहाँ तक, वो क्या कहते हैं? टेल सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल सीट, संकुचन होने वाली नलिका, ठीक। संकुचन होने वाली नलिका। बाकी जो नीचे है ये कौन सा है? जो ये वाला दिख रहा है, ये होता है आपका बेस प्लेट, ठीक। और जो नीचे इससे आया है, ये क्या होता है? पीनस। किस लिए से आता होता है? छेदने के लिए होता है। और जो ये पैरों की तरह दिख रहा है कि नहीं आपको, इसको कहते हैं टेल फाइबर्स। ये क्या कहता है? बैक्टीरिया की सतह पहचानने और चिपकने में मदद करता है, ठीक। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया की सतह को पहचानता है और उसको छेदता है। कौन करता है? टेल फाइबर्स करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरियोफेज का जीवन चक्र, मतलब इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। पहला एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? शोषण। टेल फाइबर्स बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से क्या करते हैं? जुड़ते हैं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है। ये इसे क्या होगा? जुड़ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? जो इंजेक्ट करता है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, क्या करता है? प्रवेश करता है। टेल सीट सिकुड़कर डीएनए को बैक्टीरिया में प्रवेशित कराता है।
कैप्सिड बाहर रह जाता है। ठीक, क्या कहता है, जो कैप्सिड है वो बाहर हो जाता है और जो उसका डीएनए होता है उसमें प्रवेश हो जाता है, बैक्टीरियोफेज में प्रवेश हो जाता है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, छेद कर डीएनए बैक्टीरियोफेज में चले जा रहा है। अब तीसरा रेप्लिकेशन प्रकृति। ठीक, फेज डीएनए अपनी प्रकृति बनाता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या होगा कि आपको बैक्टीरिया में प्रवेश कर लिया, अब क्या करेगा, वो अपनी प्रकृति को बनाएगा, अपना अस्तित्व वहां पर बनाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे अपना अस्तित्व बना रहा है। ठीक, अब चौथा क्या है, संयोजन। अब क्या करेगा, नए हेड टेल फाइबर बनाकर जुड़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या करेगा, वहां पर तीसरे नंबर में तीसरे अपने प्रकृति को बना रहा था और चौथे अपनी प्रकृति को क्या कर लिया, पूरा बना लिया। बैक्टीरियोफेज में अपना एक स्वरूप क्या किया उसने, पूरा कंप्लीट बना लिया, जिसमें उसमें उसका हेड हो गया, टेल हो गया, फाइबर्स सब बनकर जुड़ गए। अब पांचवा पार्ट हो जाएगा लेज, मतलब मुक्ति। तो बैक्टीरिया की कोशिका फटती है, लेसिस होती है और सैकड़ों नए क्या होते हैं, फेज निकलते हैं। ठीक है, लास्ट जो होता है लाइफ साइकिल, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज को तोड़कर अपने आप को बाहर निकालकर हजारों संख्या में फैल जाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब होता है विशेषता, इसके होते हैं केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इसके वजह से मॉडल ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, माना जाता है। क्लियर हुआ लाइफ साइकिल, ये देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वायरस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वायराइड्स। ठीक, तो यह क्या होता है, सबसे छोटा रोगाणु होता है। जो वायराइड होता है, वायराइड क्या होता है, सबसे छोटा रोगाणु होता है, मतलब क्या होता है, वायरस होता है। परिभाषा क्या होती है, वायराइड अति सूक्ष्म अकोशिकीय संक्रामक एजेंट होता है जो केवल नग्न वलयाकार आरएनए से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन आवरण कैप्सिड नहीं होता है। ठीक, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, जो पिछले टीएमबी था किससे बना होता, प्रोटीन से बना होता और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता, उसमें कैप्सिड सब था। तो जो वायराइड वो सिंगल के आधार वायराइड अति सूक्ष्म होता है, अकोशिकीय संक्रमण एजेंट है जो केवल नग्न वलयाकार को केवल ओनली वन आरएनए से बना होता है। ठीक, इसमें आपको कोई कैप्सिड नहीं दिखाता, बस मतलब जिसे सिंगल मतलब ओनली वन आरएनए ही होता है, नग्न होता है। ठीक, इसमें कोई कैप्सिड प्रोटीन नहीं होता है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी कैप्सिड नहीं होता। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री, इसमें इसे खोजा किसने था, इसकी क्या थे। तो 1971 में टीओडेनियर नामक वैज्ञानिक ने इसमें खोजा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के कारक को खोजा और क्या किया, खोजा और वायराइड नाम दिया। यह सिद्ध हुआ कि यह वायरस से भी छोटा और सरल है। ठीक, तो जो वैज्ञानिक थे 1971 में, कौन से वैज्ञानिक थे, टीओडेनर ने क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के कारण को खोजा और यह सिद्ध किया कि जो वायराइड जो वायराइड होते हैं वह वायरस से भी छोटे होते हैं और क्या होते हैं, सरल होते हैं। ठीक, अब अगली बात देखते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ठीक, ये वायराइड है। ठीक, सर्कल आरएनए लूप रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, आरएनए वलयाकार मतलब सर्कल में होता है, तो सर्कल है आरएनए एकल सूत्री सिंगल स्ट्रैंड। साइज इसकी कितनी होती है, इसकी साइज होती है 246 से लेकर 467 न्यूक्लियोटाइड तक होती है। वायरस से भी बहुत छोटा होता है, वहां पर वायरस में ज्यादा था, यहाँ पर क्या हुआ, कम हो गया, मतलब बहुत छोटा है। इसका शेप कैसा होता है, आरएनए में बेस पेयरिंग के कारण यह रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, आरएनए है। ठीक, तो कंजुगेट होकर क्या होगा, बेस मतलब कि रोड लाइक शेप बना लिया। ठीक, ये रोड हो गया, ये आरएनए हो गया, बना देता है। क्लियर हुआ वायराइड, आगे देखते हैं वायराइड्स का कार्य प्रणाली एवं रोग। अब हम देखते हैं कि वायराइड का रोग क्या होता है, वो कार्य अपना कार्य कैसे करता है। ठीक, इसमें कोई डीएनए नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल आरएनए होता है। ठीक, इसमें डीएनए तो नहीं होता, इसमें क्या होता है, ओनली आरएनए प्रेजेंट। ठीक, ओनली आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यह होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम का उपयोग करता है। इसका उपयोग करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का उपयोग करता है। यह आरएनए स्वयं कैटालिटिक
एक्टिविटी मतलब राइबोजाइम भी दिखा सकते हैं। जो वायराइड है वो क्या होते हैं, वायराइड होते हैं अपना, इसमें केवल ओनली वन डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। ये होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज चेन एंजाइम को उपयोग करते हैं। यह आरएनए स्वयं कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब राइबोसोम भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसके रोग देखने हैं, प्रमुख रोग कौन कौन सा होता है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इसका जो प्रमुख रोग है क्या होता है, वो होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग। इसमें क्या होता है, आलू के कंद पतले और लंबे हो जाते हैं। जब आलू के कंद पतले और लंबे हो जाते तो हम कह सकते हैं कौन सा रोग है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिसीज हो गया। और एक किससे होता है, आप कहेंगे वायराइड्स होता है। ठीक, क्लियर। और दूसरी जो बीमारी होती है, पहली होगी दूसरी, कोकोनट कोडंग कोडंग डिसीज, नारियल के पेड़ों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तीसरी क्रिस्टलेशम स्मट स्टंट डिसीज, पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, जो इस प्रकार का पोटैटो है ना, ये पोटैटो है, इसी में होता है, तो इसका प्रमुख रोग यही सब होता है। वायराइड कैप्सिड, वायरस में क्या होता है, यस, वायराइड में नो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, ओनली वन आरएनए। होस्ट आर ऑर्गेनिज्म, ओनली वन प्लांट ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो आप यहाँ पे इसका अंदर समझ सकते हैं कि वायरस जो होता है वो किसी में भी हर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। जो वायराइड होता है ओनली वन किसमें होगा, बस प्लांट में ही रोक लाता है, ना कि मनुष्य को खाता है। और इसमें आरएनए डीएनए दोनों होता है, इसमें ओनली वन आरएनए होता है। ठीक, अब हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है पराग, मतलब कि प्रोटेनियस संक्रमण कण। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन। पराग ऐसे संक्रमण कण है जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें डीएनए या आरएनए जैसा कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इससे पहले पढ़े थे वायरस, तो वायरस में क्या होता था, आपका कैप्सिड होता था, आरएनए डीएनए में से कोई एक होता था। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम है वायराइड। वायराइड ओनली वन प्रोटीन उसमें नहीं था, कैप्सिड नहीं था, ओनली वन क्या था, उसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे आपका, अब हम पढ़ने हैं प्रयास। इसमें केवल क्या होता है, उसमें आपका नॉन न्यूक्लिक अम्ल होता है, इनमें ओनली वन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, क्लियर। अब इसका इतिहास हिस्ट्री करते हैं। स्टेडली बी प्रूसिनर 1982 में पुराण शब्द का गढ़ा और सिद्ध किया जिसे इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1971 में। तो वो स्टैनली बी प्रोसल वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने पुराण शब्द को गढ़ा और उसका सिद्धांत किया। उसके बाद इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1997 में। ठीक, ये सब याद करने की बात नहीं है, ये एग्जाम नहीं पूछता है आपको। कार्य प्रणाली मेटाबॉलिज्म, इसकी कार्य प्रणाली कैसा, मतलब ये अपने आप को फैलाता कैसे है। ठीक, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, पीआरपीसी नॉर्मल सामान्य कोशिका प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स डोमेन्स, जो ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका समान कोशिका प्रोटीन है। और दूसरा क्या है, असमान रूप से, मतलब जब इन्फेक्ट हो जाता है तब ऐसा दिखाई देता है। तो समान रूप जैसा बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं जो समान कोशिका प्रोटीन होता है तो उसमें उसे अल्फा हेलिक्स डोमेन्स कहते हैं। और जब असमान हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, बीटा बीटा प्लेटलेट सीट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, चेन रिएक्शन, इसकी कैसी रिएक्शन कैसा होता है, जब पीआरपीएससी समान पीआरपीसी के संपर्क में आता है तो उसे भी मिसफोल्ड कर देता है। ठीक, जब पीआरपीएससी सामान्य पीआरपीसी से संपर्क में आता है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड होगा पीआरपीसीएस वो क्या करेगा, वो जाएगा समान पीटा से, तो उसको भी क्या कर देगा, उसको मिसफोल्ड कर देगा, उसको भी संक्रमित कर देगा। यह मस्तिष्क के स्पंज जैसी संरचना होती है, बना देती है। मस्तिष्क को कैसे बनाती है, स्पंज, जो मतलब छिद्र छिद्र के, मतलब स्पंज जानते हैं, स्पंज में बहुत से छिद्र होते हैं, उस प्रकार से बना देती है। क्लियर, आगे देखते हैं, देखेंगे प्राण जनित रोग एवं विशेषताएं। ठीक, कि मतलब मानव रोग में कैसे फैलता है और पशु में कैसा फैलता है। तो मानव में कौन कौन सा रोग होता है, पहला रोग हो जाएगा आपका कुरु यानी लाफिंग डेथ। कुरु क्या कहेंगे, लाफिंग डेथ। पपुआ न्यू गिनी में नर भक्षण से किसे फैलता है, नर भक्षण से फैलता है, मतलब कि नर भक्षण का मतलब होता है जो मांस खाते हैं उससे क्या फैलता है, कुरु लाफिंग डेथ रोग फैलता है।
दूसरा क्या हो जाएगा CDG। CGD मतलब क्या होता है क्रेस्टुजी-फील्ड जोकोब डिसीज। ठीक, इसमें क्या होता है मस्तिष्क का दुर्लभ रोग, स्मित हास, पागलपन हो जाता है। ठीक, तीसरा क्या आ जाता है फेटल फैमिलिया इंसोमिया FFI, इसका शॉर्ट फॉर्म है FFI। रोगी को नींद नहीं आती है, अंततः मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है रोगी को नींद नहीं आती है और इसकी मृत्यु अंत हो जाती है। अब पशु में कैसा रोग फैलता है एनिमल डिसीज क्या होता है स्कॉर्पिया, किसमें फैला था भेड़ों में बकरियों में। मैड काउ डिसीज BSC, गायों में या इंसानों में वेरिएंट सीरीज का कारण बन सकता है। तो ये फैलता तो है काऊ में, जब मांस उसको खाएगा तो यह मानव में जाकर कौन सा रोग बन सकता है कारण बन सकता है। ऐसे यही है ना इसमें खास पागलपन का रोग इसमें बन सकता है। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या है अत्यधिक हीट रेजिस्टेंस एंड रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। इलाज असंभव है, लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है जो ये सब रोग होता है इसका लक्षण आपको तुरंत नहीं दिखता है, आपको कई साल लग सकते हैं या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तब जाके आपको उसका पता चला कि उस व्यक्ति को या उस एनिमल को यह रोग था। क्लियर। अब देखते हैं विषाणुओं का आर्थिक महत्व एवं हानिकारक प्रभाव। विषाणु का आर्थिक महत्व क्या होता है और उसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है। ठीक, मानव रोग ह्यूमन डिसीज, दूसरा पौधों में रोग, तीसरा पशुओं में रोग। ठीक, अब देखते हैं कि इन तीनों जो है मानव रोग पौधों में पशु में कौन कौन से रोग होते हैं कैसे होते हैं। ठीक, तो इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू, HIV/AIDS, हेपेटाइटिस पीलिया, पोलियो रोगीज, सार्कोकोविड, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, जिंका, ये जब जो बीमारी है ये सब किसमें होती है मानव में होती है, ह्यूमन में होती है। दूसरे पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं टोबैको मोजाइक वायरस जिसका नाम है TMV, बनाना ब्रेंचिकॉक वायरस, पोटैटो वायरस, रिस, डेंगू वायरस, कृषि उत्पादकता क्या करती है ये सब घटाती है। तीसरा कौन सा है पशुओं में कौन सा रोग होता है फूट एंड माउथ डिसीज, मवेशियों में ब्रेड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा इसे कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, स्विन फ्लू होता है। ठीक, तो इसका अर्थ मतलब क्या होगा इन दोनों में कौन कौन सी बीमारी होती है तो आपका मानव में होता है इन्फ्लुएंजा, HIV, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, सार्को, स्मॉलपॉक्स, डेंगू, इसमें होता है मानव में होता है वायरस। पौधों में कौन कौन सा टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, बनाना ब्रांचिको वायरस, पोटैटो वायरस, रिस्ट, डेंगू वायरस होता है। तो क्या करती है कृषि की उत्पादकता को क्या करती है घटाती है। क्लियर। पशु में कौन सा होता है फूट एंड माउथ डिसीज जिसे मनुष्य में होता है बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं अब विषाणुओं का आर्थिक महत्व, लाभकारी पक्ष एवं निष्कर्ष। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था हानिकारक पढ़ा था, अब विषाणु से कुछ लाभकारी भी होता है मतलब कि हर पहलू का दो हिस्सा तो होता है या हानि या लाभ होता है। ठीक, दोनों होता है। तो हमने हानि तो पढ़ लिया, अब लाभ पढ़ लेते हैं लाभ क्या होता है विषाणु से। तो लाभकारी पक्ष क्या होता है वे वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक रिसर्च, बैक्टीरियोफेज और TMV का उपयोग आणविक जीव विज्ञान में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझने में किया जाता है। ठीक, तो क्या होता है वायरस से क्या होता है आनुवंशिक मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च में बैक्टीरियोफेज और TMV का उपयोग होता है। किसके लिए होता है आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वायरस से किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियर, वायरल वेक्टर का उपयोग जीन थेरेपी में दोषपूर्ण जीन बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है मतलब हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियर क्या होता है वो जो वायरल वेक्टर होते हैं उसका उपयोग करके जीन थेरेपी करते हैं। वायरस से भी हम किसी भी जो दोष है उसको इस जीन से क्या करते हैं बदल सकते हैं मतलब सुधार सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोकुलोवायरसिस, बायोकुलोवायरसेस का उपयोग कीट नियंत्रण मतलब पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है। ठीक, अब चिकित्सा में मेडिकल में इसका उपयोग क्या है वैक्सीन जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, कोविड-19, कोविशील्ड, कोरोना वैक्स। तो आपको ये जानते होंगे आपको तो पता ही होगा कोविड-19 कोरोना वैक्सीन क्योंकि यही वो कोविड-19 जो कि क्या हुआ पूरे वर्ल्ड को एक स्थान पे एक समय में रोक दिया था। ठीक,
और फेज थेरेपी करते हैं, जीवाणु संक्रमण के इलाज में भी किया जाता है, किसका, वायरस का इलाज किया जाता है। अब इन सभी का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि विषाणु मानव, पौधे और पशुओं के लिए हानिकारक भी है और अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी में अत्यंत लाभकारी भी है। यह दो धारी तलवार, डबल वर्डेड है, मतलब कि काटता भी है और मरहम भी लगाता है। दो धारी तो यही होगा कि मतलब काटता भी है, थोड़ा बताता है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है अगले क्लास में करने वाले हैं, जो कि मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और किसी न किसी एग्जाम वर्ष आया होगा एग्जाम। ठीक, ये हमारा वायरस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और आप हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कहाँ समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट में हमें बताइएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए और या लाइव पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है आपकी वीडियो से, मैं आप उसे अगले वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इम्प्रूवमेंट अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।